प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल, दो सेक्टर्स हैं बड़े, सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज। सोशल ओवरहेड कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो सोशल ओवरहेड कैपिटल आसान अल्फाज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बराह रास्त प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन इसके बगैर प्रोडक्शन मुमकिन नहीं होती, इसके बगैर प्रोडक्शन फिजिबल नहीं होती, इसके बगैर प्रोडक्शन आपकी एक सीलिंग पे जाकर रुक जाएगी अगर आपके पास सोशल ओवरहेड कैपिटल नहीं है। सोशल ओवरहेड कैपिटल से हम क्या बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपका रोड नेटवर्क है, आपकी सड़कें, आपकी कनेक्टिविटी है, एक शहर से दूसरे शहर के साथ कनेक्टिविटी, आप कितनी जल्दी एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी रेलवे है, आपकी इरिगेशन है, नहरों का निज़ाम कैसा है, आबपाशी का निज़ाम कैसा है, कितना नहरों का निज़ाम फैला हुआ है, नहरें कितने इलाकों को सैराब करती हैं। फिर उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, टेलीफोन है और इसके ज़राए हैं। फिर उसके बाद आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज है, बिजली है, गैस है, पानी है, ठीक है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये सारे आपके पास कितने वाफर मिकदार में मौजूद है और कितना आप इससे काम ले रहे हो। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, फिर उसके बाद आपके पास ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, तो ये बराह रास्त तो प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन इसके बगैर प्रोडक्शन आप कर नहीं सकते। तो जब तक ये सेक्टर आपके पास अच्छा डेवलप नहीं है, आपके पास अच्छे रोड्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रेल का निज़ाम अच्छा नहीं है, एयरपोर्ट्स अच्छे नहीं है, आपके पास शिपिंग अच्छी नहीं है, आपके पास बिजली पानी गैस की सहूलतें नहीं है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, सस्ता पेट्रोल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप नहीं है, तो फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक सीलिंग पे जाकर रुक जाती है, आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो पहला फोकस तो आपने इस पे करना है सोशल ओवरहेड कैपिटल पे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर बिल्डअप करना है। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ पे भी काम करना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी जो बराह रास्त प्रोडक्शन करती है, जैसे कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई कुर्सी बनाने की कारखाना है, कोई जूते बनाने की मिल है, कोई शुगर मिल है, कोई फ्लोर मिल है, कोई कपड़ा बनाने का कारखाना है, कोई टेक्सटाइल मिल है, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ है। तो आपने इन्वेस्टमेंट जब करनी है तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना है और आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज के लिए भी संभाल रखना है, उसके लिए भी लोगों को करता देना। जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है उसमें स्टेट खुद काम करती है, खुद मोटरवेज बनाती है, खुद एयरपोर्ट बनाती है, खुद बिजली घर लगाती है, खुद गैस का अरेंज करती है, खुद पेट्रोल मंगवाती है या उसको अरेंज करती है। ये सारे काम गवर्नमेंट के स्टेट के खुद है। लेकिन जब डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज में आती है तो ये काम स्टेट के नहीं होते, स्टेट मिलें नहीं लगाती, वो फैक्ट्रियां नहीं लगाती, फैक्ट्रियां मिलें कारखाने लगाती हैं प्राइवेट बंदे। जब प्राइवेट बंदे फैक्ट्रियां कारखाने लगाते हैं तो उनको चाहिए होता पैसा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा गवर्नमेंट उनको बतौर लोन मुहैया करती है, उनको कर्जे देती है ताकि लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, मिलें लगाएं, एंटरप्रेन्योरशिप करें और इससे वो पैसा कमाएं। तो जब भी आपने काम करना है तो दोनों सेक्टर पे करना है। ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज पे अगर लगा लेंगे पैसा तो आप जब आप कारखाने लगा लेंगे बहुत ज़्यादा, तो मुल्क में जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी, गैस की डिमांड बढ़ेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, तो आपके पास वो पैसा नहीं होगा उनको बिल्डअप करने के लिए। तो आपने दोनों पे काम करना है, आपने सोशल ओवरहेड कैपिटल पे भी काम करना है और डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज पे भी काम करना है। इन दोनों पे काम करेंगे, दोनों पे बैलेंस रख के आप इसको चलेंगे। बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर यानी जो मुल्की ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो मुल्क में पैदा होनी है वो भी आपने प्रोड्यूस करनी है, यानी जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हो वो आपने कोशिश करनी है कि मुल्क के अंदर बन जाए। और दूसरी है आपकी फॉरेन सेक्टर के, फॉरेन सेक्टर पे जो आप दूसरे मुल्कों को बेच सकते हो, जिससे आप डॉलर कमा सकते हो। आप ऐसी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, ऐसे सेक्टर पे फोकस करेंगे और ये याद रखें ये चीज़ें बदलती रहती हैं, डायनामिक्स बदलते रहते हैं। वही चीज़ें जो एक बंदा पहले बाहर से मंगवा रहा था वो इतनी उसमें महारत हासिल कर लेता है कि वो चीज़ वो बाहर बेचना शुरू कर देता है। तो फॉरेन सेक्टर पे भी आपने फोकस करना है, फॉरेन सेक्टर में भी पैसा लगाना है और डोमेस्टिक सेक्टर में भी जो चीज़ें आप डोमेस्टिकली बना रहे हैं उस पर भी पैसा लगाते हैं और डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं। और जो फॉरेन सेक्टर में आपने बेचनी है, जो बाहर को चीज़ें बेचनी है, जो दुनिया को चीज़ें बेचनी है, वो भी आपने प्रोड्यूस करनी है, उन दोनों पे काम करना है। उसके बाद सेटअप द म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, यानी जब भी आपने इंडस्ट्री लगानी है तो आपने एक चीज़ ये रखनी है कि ये इंडस्ट्रीज वो हों जो इंटरडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हो, यानी एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट हो, उसकी आउटपुट तीसरे की इनपुट हो, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट हो, यानी वो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करें। जिस तरह आप गरारियों को देखें तो गरारियां एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, एक गरारी दूसरे के साथ मिली होती है, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ, चौथे पांचवें के साथ, पांचवें छठे के साथ, तो एक घूमती है तो वो बाकी सारियों को घुमाती है। तो
तो इस तरीके से जब भी आपने इंडस्ट्री लगानी है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसकी, एक शू फैक्ट्री है, एक शू फैक्ट्री है, तो शू फैक्ट्री के लिए सारी बात है आपको लेदर चाहिए, तो आपकी लेदर की इंडस्ट्री भी डेवलप हो ताकि आपकी शू फैक्ट्री चल सके। लेदर की इंडस्ट्री हो, लेदर के लिए आपको लाइफ स्टॉक चाहिए, लाइफ स्टॉक भेड़े गाय भैंसे जहाँ से चमड़ा आ रहा है तो वो चाहिए। उसके बाद फिर आपको उसके लिए तस्मे चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिश चाहिए, उसके लिए आपको औजार चाहिए। तो ये सारी इंडस्ट्री भी आप ये इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होंगी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे कि एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट हो जाएगी, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट हो जाएगी, और तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट हो जाएगी। तो इस तरीके की सेटअप करनी है आपने इंडस्ट्री जो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस ग्रोथ का, कि थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ मतलब इन सारे सेक्टर्स में आपने यकमुश्त यकदम और एट वंस आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि सारे इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है, जो सारे सेक्टर है, ये डेवलप होके तो इकट्ठे चल सके। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, बैलेंस ग्रोथ के बाद थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का जो मेन हेड है या अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जिसने प्रेजेंट की थी वो उसका नाम था हर्शमैन। हर्शमैन ने अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो ना प्रेजेंट की थी। हर्शमैन क्या कहता है? हर्शमैन ये कहता है भाई लोगों बात सुनो, आप एक गरीब बंदे को कह रहे हैं कि सारे काम यकदम इकट्ठे शुरू कर, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो गरीब ही होता। अगर उसके पास इतना पैसा होता कि वो सारे सेक्टर में पैसा लगा सकते, पूरे मुल्क को यकदम डेवलप कर सकता हो, पूरे मुल्क में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता हो, वहां पे बिजली के सोर्सेज दे सकता हो, सारा कुछ कर सकता हो, तो वो गरीब ही होता। वो तो गरीब इसलिए है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो अगर आप उसको उसके सारे पैसे सारे कामों में लगा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि वो किसी काम भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी सेक्टर पूरी तरह से फ्लरिश नहीं कर सकेगा और कोई भी सेक्टर काम नहीं कर सकेगा। इसलिए वो कहता है कि चूंकि अंडर डेवलप कंट्री के बाद पैसे नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि सारे सेक्टर्स पे पैसा लगा सके, इसलिए उसके लिए बेहतर हाल ये है कि वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे जाए, वहां पे फिर डिसइक्विलिब्रियम हो, वहां से फिर यानी वो एक सेक्टर पे पैसा लगाए, उस सेक्टर को ग्रो करे, वो सेक्टर अगले सेक्टर को ग्रो करेगा, वो सेक्टर अगले सेक्टर को ग्रो करेगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर, तीसरे सेक्टर से चौथे सेक्टर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ग्रो होता रहेगा। तो डेवलपमेंट इज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया दैट मस्ट बी केप्ट अलाइव रेदर देन एलिमिनेट द डिसइक्विलिब्रियम। कहता है ये डेवलपमेंट चेन है डिसइक्विलिब्रिया की, कि आपने उसको टिकने नहीं देना, उसमें मूवमेंट रखनी है, उसको इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पे आने नहीं देना, आपने उस डिसइक्विलिब्रियम को एलिमिनेट नहीं करना बल्कि उसको अलाइव रखना, उसको जिंदा रखना है। एक इक्विलिब्रियम से हटेगा तो दूसरे पे जाएगा, दूसरे से हटेगा तो तीसरे पे जाएगा, तीसरे से हटेगा चौथे पे जाएगा, ये आगे से आगे इक्विलिब्रियम पे मूव करता रहेगा, लेकिन आपने उसको इक्विलिब्रियम पे आने नहीं देना, उसमें जानबूझ के डिसइक्विलिब्रियम रखना आपने। तो डेवलपमेंट इज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया दैट मस्ट बी केप्ट अलाइव रेदर देन एलिमिनेट। इस डिसइक्विलिब्रियम को आपने अलाइव रखना है, एलिमिनेट नहीं करना। The disequilibrium of which profit and losses are symptoms in a competitive economy, इसमें profit और loss symptoms हैं एक मुकाबले वाली इकोनॉमी के, competitive economy के। If economy is to keep moving ahead, अगर आपने इकोनॉमी को आगे मूव करते रहना है, the task of development policy is to maintain tension। तो आपको टेंशन एक रस्सी तनी रहेगी, एक टेंशन आपने इकोनॉमी में क्रिएट किए रखनी है ताकि डिसप्रपोर्शन एंड डिसइक्विलिब्रिया, टेंशन रखनी है, डिसप्रपोर्शन रखना है और डिसइक्विलिब्रिया रखना। आपने इक्विलिब्रियम नहीं आने देना, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो आपकी इकोनॉमी वहां पे स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी, उससे मूव नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इसमें डिसइक्विलिब्रिया क्रिएट किए रखना है ताकि इकोनॉमी नेक्स्ट मूव करे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करे। Unbalanced growth, according to Professor Hirschman, generate externalities। अनबैलेंस ग्रोथ एक्सटर्नैलिटी जनरेट करता है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? एक्सटर्नैलिटी बुनियादी तौर पे वो फायदे या वो नुकसानात होते हैं जो उस काम करने वाले को, उस मखसूस सेक्टर पे काम करने वाले सिर्फ उस बंदे को या उस फैक्ट्री को नहीं मिलते, बल्कि दूसरे लोगों को भी वो उठाने पड़ते हैं, दूसरे बंदे को भी फायदा होता है।